गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज हम हिंदी व्याकरण के रिवीजन वर्क में चैप्टर 15, 16, 17, 18 और 19 देखेंगे। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा चैप्टर है, लेकिन सब छोटे छोटे और आसान चैप्टर है। सिर्फ 19 थोड़ा सा समझने वाला है, ठीक है। उसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ, सारा ही अच्छे से समझाती हूँ, उस पर थोड़ा और विशेष ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। पहला हम पढ़ेंगे अव्यय एवं क्रिया विशेषण, दूसरा योजक, संबंध बोधक, थोड़ा पत्र देखेंगे, ठीक है, संधि देखेंगे, ठीक है। देखते हैं हम लोग। अव्यय देखते हैं हम। अव्यय जिसको क्या कहते हैं, अविकारी भी कहते हैं, ठीक है। अव्यय को अविकारी भी कहा जाता है। वे शब्द जो हमेशा एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अव्यय या अविकारी कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, किंतु, अथवा, या, जल्दी, इधर उधर, की ओर आदि, ठीक है। परिभाषा देखते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो क्रिया की क्या बताए, विशेषता बताए, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, हमें व्यायाम नित्य करना चाहिए, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, व्यायाम नित्य करना चाहिए। यहाँ पर नित्य जो है वो क्या है, क्रिया की विशेषता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्रिया के अव्यय में यही है। अव्यय के बारे में बताया कि जो हमेशा क्या हो, एक रूप में प्रयुक्त हो, ठीक है। इसके भेद 4 होते हैं। ये मैंने कई बार बताया है कि ऊपर वाले जो 4 होते हैं वो विकारी होते हैं और नीचे वाले 4 अविकारी होते हैं। और अविकारी का ही 2 नाम होता है, एक अव्यय और एक अविकारी, ठीक है। क्रिया विशेषण, योजक एवं समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक, ये 4 प्रकार होते हैं अव्यय के, ठीक है। उदाहरण बताई दिया। अब क्रिया विशेषण के हम प्रकार देखते हैं। ये 4 प्रकार होते हैं, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक, ठीक है। रीति मैंने बताया है मैंने आपको कि क्या होता है, ढंग या तरीका, ठीक है। ढंग या रीति का बोध कराता है। जैसे रोगी धीरे धीरे खांसता है, धीरे धीरे क्या है, उसकी रीति है, तरीका है खांसने का, ठीक है। अगला है कालवाचक, नाम से ही आपको स्पष्ट हो जा रहा है कि क्या बताए, जो समय के बारे में बताए, ठीक है। क्रिया विशेषण के क्या बताए, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने वाले समय का बोध हो, किसका बोध हो, समय का बोध हो, वो क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण। कौन सा वाला, कालवाचक, ठीक है। जैसे वे प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, ठीक है, प्रतिदिन यहां पर है। अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसका भी आपको पता चल जा रहा है कि जो क्रिया विशेषण किस क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध कराए, ठीक है। जैसे वह सड़क पर इधर उधर देख रहा था, इधर उधर, ठीक है। और परिमाण वाचक क्रिया विशेषण, जहां पर मात्रा या परिमाण का बोध हो, ठीक है। जैसे अधिक बोलना ठीक नहीं है, अधिक और ठीक, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा हम देखते हैं योजक, ठीक है। अगला लेसन अभ्यास कार्य आप इसका करवाया गया है सारा, बढ़िया से आप देख लीजिएगा। अगला है योजक, या जिसको क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक। योजक को और क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंजंक्शन, ठीक है। 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ने अथवा पृथक करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। उदाहरण देखिए, जैसे राम और श्याम स्कूल गए, ठीक है। राम और श्याम स्कूल गए, ठीक है। अगर हमने देखिए कैसे जोड़ा है, राम स्कूल गया एक वाक्य, दूसरा है श्याम स्कूल गया, हमने दोनों को एक में जोड़ दिया, राम और श्याम स्कूल गए, ठीक है। और समुच्चय बोधक अव्यय के भेद जो होते हैं वो 2 भेद होते हैं,
ठीक है, पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, और समानाधिकरण जो समुच्चय बोधक है उसको बांटा गया है कई भागों में। देखिए, पहला है संयोजक, अगला है विकल्प बोधक, विभाजक, परिमाण बोधक। ठीक है, और उसके बाद है व्यधिकरण। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज भी दिया है जिसे आप देख लेंगे। संबंध बोधक सब एक एक पेज का, क्या बस आधे आधे पेज का है ये लेसन। ये संबंध बोधक तो हाफ पेज का है। ठीक है, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए के पास या के पीछे, जैसे बच्चा माँ के लिए रो रहा है, के लिए। ममता के पीछे अनीता खड़ी है। ठीक है, लाल किले के पास चांदनी चौक है। ठीक है, के पास, के पीछे। ठीक है, इसके 10 प्रकार होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, तुलनावाचक, विनिमयवाचक, सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, व्यतिरेकवाचक, संग्रहवाचक, साधनवाचक और दिशावाचक। ठीक है, इनका सिर्फ नाम दिया गया है आपकी बुक में, इनको आप जान लीजिए। ठीक है, अगला है हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, ऐसे शब्द जिनके द्वारा विस्मय, हर्ष, शोक, प्रशंसा, संबोधन आदि मन के भाव व्यक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। ठीक है, इनका जो चिन्ह होता है, ठीक है, ये जो लाइन खींची है पूर्ण विराम उसके नीचे बिंदी लगा दीजिए, यही इसका चिन्ह होता है विस्मयादि बोधक का। ठीक है, और इनके कुछ शब्द हैं जो बहुत आते हैं जिनसे ये पहचाने जाते हैं, जैसे आहा, अरे, आ। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखिए, हाय राम, उफ, आह, काश, ये सारे इसके क्या हैं? शब्द हैं। ठीक है, और इनको लगाकर बना दिया जाता है, जैसे बाप रे कितनी ऊंची इमारत है। ठीक है, मनोभावों को व्यक्त किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद पत्र, मैंने आपको औपचारिक और अनौपचारिक अभी पिछले ही हफ्ते बताया है। ठीक है, आपने देखा होगा, उसको अच्छे से सब तैयार कर लीजिए पत्र। ठीक है, और पत्र को लिखने का सही तरीका देखिए। अगला है संधि। ठीक है, जितने भी मैंने पाठ पढ़ाए इन सब में परिभाषा, उदाहरण, उनके प्रकार और अभ्यास कार्य ये आपको देखने हैं। ठीक है, संधि देखते हैं हम लोग। संधि कहते किसे हैं? दो ध्वनियों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा बिल्कुल कि स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तो वो स्वर संधि होता है, व्यंजन के साथ व्यंजन का या स्वर का मेल हो तो वो व्यंजन संधि होता है, और विसर्ग से व्यंजन या स्वर का मेल हो तो वो विसर्ग संधि कहलाता है। ठीक है, स्वर संधि देखते हैं हम लोग। 2 स्वर वर्णों के मेल से आने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है, पहला देखते हैं दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, इसमें क्या होता है? उदाहरण देख लीजिए दीर्घ स्वर संधि का, जैसे नदी धन ईश, नदी धन ईश बराबर नदीश। ठीक है, हिमधन आलय, बहुत ज्यादा आप देखते हैं हिमधन आलय, हिमालय। ठीक है, हिमधन आलय। अगला है गुण संधि, गुण स्वर संधि। अ या आ के बाद ई या ई हो तो ऊ या ऊ, री आए तो क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे चंद्र धन उदय, चंद्रोदय। ठीक है, महाधन इंद्र, महेंद्र। ठीक है, अगला है वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि के लिए हमेशा वृद्धि माने होता है बढ़ना। यदि अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर ए और ओ के स्थान पर औ हो जाता है। ठीक है, देखिए ए का देखिए, एक धन एक, 1 + 1 क्या हो जाएगा? एक। क्या हो जाएगा?
एक का एक। ठीक है, औ का देखिए, परम धन ओजस्वी, परम धन ओजस्वी, परमोजस्वी। ठीक है, यण संधि, यदि ई, ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, अलग आए, तो ई का य हो जाता है, ई या ई दोनों ई का य हो जाता है, और ऊ का व हो जाता है, और री का र हो जाता है, आधा र। ठीक है, उदाहरण देखते हैं हम लोग। यदि धन अपि, यद्यपि। ठीक है, सुधन आगत, स्वागत। ठीक है, पितृधन आदेश, पित्रादेश। ठीक है, अगला है अयादि संधि। ये ए, अय, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो अय, आय, अव, आव हो जाता है। जैसे ने धन अन, नयन। ठीक है, पो धन इत्र, पवित्र। ठीक है, नय धन अक, नायक। ये सब अयादि संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, व्यंजन संधि, जब जुड़ने वाले दो ध्वनियों में से एक में या तो दोनों में व्यंजन हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक धन ईश, वागीश। ठीक है, जगत धन ईश, जगदीश। याद आ रहा होगा आप लोगों को, पढ़ाया था मैंने अभी जल्दी ही। तत् धन लीन, तल्लीन। ठीक है, आगे देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि आपको मालूम ही है क्या होता है। विसर्ग जो चिन्ह होता है, दो ऐसे बिंदी और उसके नीचे बिंदी, वो विसर्ग का चिन्ह होता है। ठीक है, के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो वो क्या कहलाता है, विसर्ग संधि। ठीक है, उदाहरण देखिए, निह धन चय, निश्चय। ठीक है, निह धन फल, निष्फल। ठीक है, मनः धन विज्ञान, मनोविज्ञान। ठीक है, अधः धन पतन, अधः पतन। ठीक है, इसी प्रकार से यह संधि है। ठीक है, और अगर आपको इसमें अगर थोड़ी भी परेशानी आए तो इसका वीडियो आपके उस पे यूट्यूब पे है, देख लीजिएगा। मेरा वाला जो मैंने भेजा था, आपके पास लिंक होगा, देख लीजिएगा संधि। ठीक है, इस प्रकार से इनको आप, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ये संधि के ऊपर वाले, सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। इनको खूब बढ़िया से, अच्छे से एक एक परिभाषा, उनका उदाहरण, उनके प्रकार, फिर उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व कर लीजिएगा फिर से। ठीक है, इसी के साथ हम आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।